अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज की रात बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक है। ईरान के हवाले से भी और पूरे खित्ते के हवाले से भी पाकिस्तान भी एक शदीद मुश्किल में है। ये पूरा वीलॉग आज इसी के ऊपर होगा। आपको जो पहले टॉपिक में हम बताएंगे वो अमरीकी मौक़िफ़ बताएंगे कि अमरीका के जो सदर हैं और उनके नायब सदर जो हैं उन्होंने बड़े ख़तरनाक किस्म के बयान फिर दे दिए हैं। डेडलाइंस को वो बार बार याद करवा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं उन्होंने फिर कुछ तफसीलात बताई हैं। तो ये भी जानिएगा। फिर आपको बताएंगे कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है, ईरान क्या कह रहा है। ईरान भी कोई झुकने वाला मुल्क नहीं है। ईरान ने भी लड़के दिखा दिया है। वाकई जो उन्होंने करके दिखाया है वो दुनिया में कोई कौम इस तरह से मुझे आज तक करती हुई कम से कम नजर नहीं आई। और एक उनकी आवाम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ऐसा कदम जो मैंने किसी और मुल्क की आवाम को उठाते हुए नहीं देखा। तो यकीनन ईरान को सलाम है। लेकिन यहां पे ईरान ने पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान क्या करेगा? और अपने मुल्क से पहले तुम्हें मोहब्बत थी जी, अब हमें अपने मुल्क से इश्क हो गया है। जो हमारा मुल्क इस वक्त जिसे कहते हैं ना, उस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की अनथक मेहनत जारी है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए। यकीन माने ये जंग खित्ते की नहीं है, पूरी दुनिया की जंग है। ये जो ईरान कह रहा है कि उसने जो करना है अगर वो कर दिया, या अमेरिका जो कह रहा है जो उसने करना है वो कर दिया, तो ये पूरी दुनिया यकीन माने पता नहीं कितने साल पीछे चली जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बताएंगे आपको। फिर ये बताएंगे जी कि ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया, रूस खड़ा हो गया और चीन खड़ा हो गया, और बड़े क्लियर कट खड़े हुए, और खड़े भी ऐसी जगह पे हुए जहां पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भी आज की स्टोरी होगी। तो ये होगा आज का हमारा व्लॉग। रिमाइंडर के तौर पर बताता चलूं आपको कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारे तमाम जो लिंक्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप लिंक है, जिसके अंदर ट्विटर लिंक है, वो शामिल हैं। उन्हें क्लिक करना और उन ऐप्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने डिटेल व्लॉग की तरफ। और पहला टॉपिक हमारा चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि बताएंगे कि अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका की तरफ आते हैं फ़र्क, लेकिन ये एक जो हकीकत है उसका एतराफ़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो ये तीन मुल्कों के दरमियान जंग हुई। एक अमेरिका जिसने इन्वीजन किया, फिर इसराइल जिसने अटैक किया, और फिर ईरान जिसने जवाब दिया। ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरान ने कोई ऐसा अटैक नहीं किया जो बिला वजह हो या बिला जवाज़ हो। फिर उसके बाद ये जंग जो है मिडल ईस्ट चली गई। ज़ाहिर है ईरान ने वहाँ पे अमेरिकन जो बेसिस थे उनको हिट करना शुरू कर दिया। अब दो सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्पी। एक तो इसराइल के ऊपर जब ईरान की तरफ से अटैक हुआ तो बिन गोरियान एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर लोगों ने रश किया, इतना ज़्यादा रश किया कि वहाँ पे जो लोग या वहाँ पे जो अमला था उनके साथ हाथापाई भी की। लोग वहाँ पे लड़ पड़े और लोग ऐसे रश में वहाँ से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे कि जहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, कोई वबा फैल गई है या यहाँ पे कोई क़यामत आने वाली है या एटम बम गिरने वाला है। लोग बड़ी स्पीड से वहाँ से भागे और फ़्लाइट्स जा रही थी। वहाँ से फ़्लाइट दूसरे मुल्कों से खाली आ रही थी और इसराइल से जो फ़्लाइटें थी वो भर के जा रही थी। और टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, इतना ज़्यादा महंगे हो गए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसराइल से जो भागने वाले लोग थे कितना पैसा देने के लिए वो तैयार थे। उसके बाद आप मिडल ईस्ट देख लो कि जब एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक होने शुरू हुए तो लोग जो थे पहले ऊँटों पे, फिर टैक्सियों पे वहाँ से ट्रैवल करके 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर टैक्सियों को दे के, और फिर बहरीन के लोग भी उसमें, फिर ये सारे मिल मिला के ओमान जाते थे क्योंकि वो सेफ़ था। और वहाँ से मस्कत से फिर ये लोग फ़्लाइट लेके वहाँ से निकलते थे। और जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगी। मतलब 5-5, 6-6 सीटों वाले जो जेट्स हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर जो है वो एक फेरे के लेने शुरू हो गए। और लोग जो थे उसके ऊपर चढ़ते जा रहे थे और वहाँ से भागते चले जा रहे थे। अब भी आप गल्फ़ के अंदर देख लो तो जो अमीर लोग हैं वहाँ पे, जो खुशहाल लोग हैं, वो सारे यहाँ से भागे हुए हैं। कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, लोग न्यूजीलैंड पहुँच जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि इंतहाई सेफ़ है। जो सेफेस्ट 5 कंट्रीज़ हैं ना उसके अंदर न्यूजीलैंड नंबर 1 है। और सबसे ज़्यादा बंकर्स भी उधर, और सबसे बिल्कुल कोने में है ना जी, बिल्कुल एंड पे, दुनिया के आखिरी कोने के अंदर है ना। वहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँचते जा रहे हैं और वहाँ चुप करके सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर छोटे आइलैंड्स हैं साउथ पैसिफिक समंदरों के अंदर जो है ना, वहाँ पे जो किसी साइड पे भी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता या मिसाइल वहाँ पे नहीं जा सकता। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आखिरी जो है, अर्जेंटीना जा रहे हैं जो बिल्कुल साउथ पोल के बिल्कुल करीब है, अंटार्कटिका के करीब है, अशवाया वगैरह जो जगह है वहाँ पे। इस तरह लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्क हैं, चिली जा रहे हैं लोग वहाँ पे, ब्राज़ील जा रहे हैं। तो वो जो गल्फ़ स्टेट्स के लोग थे वो यहाँ से भाग रहे। अच्छा, उसके मुकाबले में आप ईरान देखो यार, ईरान का कमाल देखो। ईरान के एक तो लोगों ने भागने से इनकार कर दिया, बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट से कोई इख्तलाफ था या उलमा कराम या मौलवियों का जो रजीम थी उसको नापसंद भी करते थे, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपना इख्तलाफ बुला के वो अपने मुल्क के साथ, अपनी सियासत के साथ खड़े हो गए। ये इन लोगों का कमाल है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कितनी ज़्यादा बमबारी हुई है, कितने ब्रिज टूटे हैं, कितने वहाँ पे स्कूलों पे हमला हुआ। पहले दिन ही स्कूल के ऊपर हमला हो गया जिसमें 161 बच्चियाँ फौत हो गई, शहीद हो गई।
اچھا پھر اس کے بعد آپ شہروں کی حالت دیکھ لیں, وہاں پہ میزائل لگ رہے ہیں, وہاں پہ ہر طرف تباہی و بربادی ہے, لیکن لوگوں نے اپنا شہر نہیں چھوڑا, لوگوں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. لوگ وہاں پہ آج بھی بڑی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. جو لوگ تہران کے اندر ہیں وہ انہوں نے مجھے فوٹیج بھیجی, انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ آج بھی رات کے وقت میونسپل کارپوریشن کا جو عملہ ہے وہ سڑکیں دھوتا ہے, اسی طرح پورے شہر کے اندر سے کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے. یعنی اس دور میں بھی, اس حالات میں بھی کسی جگہ پہ کچرے کے ڈھیر نہیں ہیں, میونسپل کمیٹی کے لوگ پراپر کام کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی شارٹیج نہیں ہے, اور لوگوں نے پرائس بڑھانے کے بجائے پرائس کم کر دی ہے تاکہ تکلیف نہ ہو کسی آدمی کو, اور انہوں نے اپنا پروفٹ مارجن مکمل طور پہ کم کر دیا. یہ ہے. پھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں ہر وقت. اور پھر جو تہران کے اندر ایک اور بڑا فینامنا دیکھا ہے دنیا نے, وہ بڑا دلچسپ ہے کہ 9 بجے وہاں پہ نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں, وہ میوزک بجانے شروع کرتے ہیں جیسے کنسرٹ ہو رہا ہے پورے شہر میں, اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں رات 12 بجے تک, وہاں پہ لوگ گانا گاتے ہیں, کہوہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور یہ ایک نیا فینامنا ہے. پھر جو میوزیشنز تھے سارے ایران کے, انہوں نے مختلف پاور پلانٹس کے سامنے جا کے بیٹھ کے وہاں پہ گانا گانا شروع کر دیا. یہ ایک. اور جو شام کی ایکٹیویٹی ہے نا آج دن کی, وہ کمال ہی ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ ہسٹری میں کسی اور جگہ ایسا کبھی واقعہ ہوا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بریجز پہ گئے. دن بریجز کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, لوگ ہیں, انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور بریجز کے اوپر بیٹھ کے لیٹ کے انہوں نے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا, چین بنا لی, ہیومن چین جس کو کہتے ہیں. اور وہاں پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہاں پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جن جن پاور پلانٹس کے اوپر خطرہ ہے کہ یہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر پاور پلانٹ بڑے بڑے پاور پلانٹس ہیں. اچھا وہاں جا کے بھی لوگوں نے ٹھکانہ بنا لیا, انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ لگا لیے, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں لوگ کھانا پکا کے دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے ہیں, اور پوری پوری فیملیز وہاں پہ آ گئی. تو لوگوں نے نا اس کو بھی اپنے حصار میں لے لیا. یہ جو ایک واقعہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایرانی کتنی زبردست قوم ہے, اور انہوں نے کمال کر دیا جیسا بھی ہے. لیکن اگین جو دوسری سائڈ پہ جو دشمن ہے نا, اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ درندہ ہے, تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے اس چیزوں کا. اور آپ دیکھ لینا ابھی تھوڑی دیر میں جو اسرائیل یہاں پہ حملے کرنا شروع کر دے گا, اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی, کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. صاحب اسے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو وہ غزہ پہ اٹیک کرتا, 1.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرتا. لیکن یہ ہے کہ اب جب اس کسی برج پہ حملہ ہوگا یا کسی پاور پلانٹ پہ حملہ ہوگا اور اس کے اندر لوگ شہید ہوں گے, تو میرا خیال ہے شاید ضمیر انسانی جو ہے یا عالمی ضمیر ہے, تھوڑا سا اس کو افسوس تو لازمی ہوگا. لیکن بہرحال جو عالم اسلام ہے نا, 58 اسلامی ملک, جس میں سے ایک اسلامی ملک ایران کو سائڈ پہ کر کے باقی جو اسلامی ملک ہے, میرا خیال ہے ڈوب مرنا چاہیے سب کو. قابل شرم بات ہے, کوئی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سوائے پاکستان کے. پاکستان نے ایک اسلامی برادرہڈ کا پراپر ایک ثبوت دیا ہے, اور کندھے سے کندھا ملا کے ایران کو بچانے کی کوشش کی ہے. کو وہاں پہ اپنی رفٹ ہے ایران کے اندر جس کی وجہ سے ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن پاکستان نے ویسے حق ادا کیا. اس کے ساتھ مصر بھی بہت لگا ہوا ہے, پھر ترکیہ انہوں نے بہت ایفرٹ کیا اندھا دھند. چوہے صاحب دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے درندے کو روک کے رکھنا, یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کہ پاکستان نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی حرکت بڑی ابھی اس طرح کی نہیں کرنی, اور وہ رکا بھی ہوا ہے, بالکل صحیح. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران کسی طرح سے مان جائے اور معاملہ کسی طرح سے تھوڑا ڈی ایسکیلیٹ. صحیح بات, 45 دن کی صحیح کوئی مثلا پاکستان کی طرف سے پروپوزل ہے نا, 45 دن جو ہے جنگ بندی کریں آپ, اور اس دوران مذاکرات کرتے رہیں. میرا خیال ہے اس کو اویل کرنا چاہیے ایران کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 45 دن بڑا دن ہوتے ہیں جی, 45 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں. ایران کہتا ہے بند کر رہی ہے تو مستقل بند کرو. نہیں وہ دیکھیں وہ فوری طور پہ نہیں کرے گا. امریکہ جو ہے نا اس کے پیسے بڑے لگے ہوئے ہیں. اب اسے پیچھے ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیلے لو یا ٹائم لو. ٹائم چاہیے. ایک پوائنٹ ایران کا بھی ٹھیک ہے کہ وہ اعتبار نہیں کر پا رہا کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ امریکہ اٹھا کے پھر حملہ کر دیتا ہے. انہیں ڈر ہے کہ یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے کوئی اور نیا پلان کر کے پھر اٹیک نہ کریں. دیکھیں اب اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ شامل کریں گے, دوسرے ملکوں کو شامل کریں گے, تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے مثلا ایران جو ہے وہ چائنا کو شامل کر لے, اس کے اندر بڑا ملک ہے, اور چائنا اگر میزبانی کرتا ہے یا پھر وہ درمیان میں آتا ہے تو تھوڑی سینیریو مختلف ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یا پھر اسلامی ملک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب انویژن نہیں کرنی, اور اسرائیل کو باندھ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر ہاتھ ہلایا یا آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم سارے ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو پھر میرا خیال ہے شاید خوف زدہ ہو. دنیا کے ممالک اور طرح چلتے ہیں, اب کوئی دوسرے کی جنگ نہیں لڑتا, لیکن اگر اس جنگ کو روکنا ہے تو اتنا بھی مشکل نہیں ہے. جس طرح سے رشیا اور چائنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کر دیں تو اس جنگ کو روکنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن وہ بھی سوچتے ہیں اور ان کی انسیکیورٹیز بھی ٹھیک ہے. مثلا فرض کریں چائنا درمیان میں آ جاتا ہے, جنگ مذاکرات نہیں. دیکھیں 2 آپشنز ہیں, ایک جنگ کا آپشن, دوسرا مذاکرات کا آپشن ہے. جو مذاکرات کا آپشن ہے اس کے اندر پوری دنیا آ سکتی ہے, ساری دنیا بیٹھ سکتی ہے, ایران بھی بیٹھ سکتا ہے, پھر چائنا بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ, پھر رشیا بیٹھ سکتا ہے, پورا یورپ بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے اس میں. لیکن دوسرا سینیریو جنگ. اب جنگ کا جو سینیریو وہ بڑا خطرناک ہے. اس کے اندر فرض کرو کہ رشیا آ جاتا ہے یا چائنا آ جاتا ہے, تو پھر 2 سپر پاور آ گئی نا جی. اب دونوں سپر پاور کا پیچھے ہٹنا امپاسبل ہے, پھر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی.
जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, सेकंड हुई थी, जब सुपर पावर्स आ गई तो फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक बुली है, वो सिर्फ उसे मारता है जो उसे कमजोर लगता है, जहां से ताकत का मुजाहरा होता है वहां से वो भाग जाता है। मुझे लगता है कि दूसरे ममालिक खड़े हो जाएं, ये बुली भाग जाए। लेकिन वही है ना, दुनिया सारी इकट्ठी हो तब, वैसे नहीं, एक आध मुल्क का आना जो है ना बहुत खतरनाक है, फिर ये जंग रुकेगी नहीं, फिर ये आगे बढ़ेगी। बस मैं यूक्रेन की जंग आप देख लो, यूक्रेन की जंग के अंदर क्या है, एक मुल्क है यूक्रेन है, छोटा मुल्क है, अगर सिर्फ ये जंग यूक्रेन और रशिया की होती तो इसे खत्म होने में 15 दिन लगने थे। ठीक है, एक बड़ा मुल्क है, उसने हमला कर लिया, छोटा मुल्क है बेचारा मजलूम है, नहीं उसका जवाब दे सका, सेटलमेंट हो जाती। ठीक है, मतलब सेटलमेंट हो जाती है, तो कब्जा कर लेता, नहीं रो पीट के चलो कुछ वो कब्जा कर लेता, वो बैठ के वो मसला हल हो जाता। लेकिन जब उसके अंदर पूरा यूरोप शामिल हुआ है और अमेरिका शामिल हुआ है, वो आज तक खत्म नहीं है जंग, वो कभी खत्म नहीं होगी, लंबा काम है, क्योंकि उसकी वजह ये कि अब 2 सुपर पावर्स आ गई, छोटा मुल्क जो बाकायदा मार खाता चला जा रहा है, वो एक बैटल फील्ड बन गया सुपर लाखों सोल्जर्स वहां पे अभी तक है, और लोग देखें वहां पे उनकी क्या हालत है। तो ये ट्रेजेडी होती है कि जब किसी मुल्क के ऊपर 2 सुपर पावर्स आ जाती हैं तो वो एक बैटल फील्ड बन जाता है हाथियों का, जिसका फिर नुकसान बेचारे का बहुत होता है। तो ईरान की एक ब्लेसिंग ये भी है कि अभी तक कोई आलमी ताकत जो है वो ईरान के साथ खड़ी नहीं हुई। अगर खड़ी हो जाए फिर ईरान नहीं बचेगा, फिर तो उस साइड पे वो मारेंगे, उस साइड पे वो मारेंगे, तो लंबा हो जाएगा काम। जो वर्ल्ड वार सेकंड में भी हुआ था, फर्स्ट में भी यही हुआ था। पहला एनी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो खतरनाक है, कोई बहुत अच्छी उम्मीद अफसा खबर नहीं है कि जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन जो बयान है उसमें से एक बयान हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसने कहा 8 बजे तक की डेडलाइन तक अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो ईरान पर ऐसा हमला होगा जो इसने कभी नहीं देखा होगा। मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त हुई तो सूरत हाल बदल सकती है। अब यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि वो कह रहा है कि अगर 8 बजे तक डेडलाइन में मुआहिदा ना हुआ, इसका मतलब मुआहिदे के ऊपर बात चल रही, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ दरमियान में पाइपलाइन के अंदर कोई चीज़ है जो अनाउंस नहीं की जा रही, जिसके ऊपर बात हो रही है। तो वो जो अखबारात कह रहे थे, अमेरिकन अखबारात, कि जनाब ख़त्म हो गया है, मुज़ाकरात ख़त्म हो गया, तो इसकी तरदीद है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे तक वो अपनी टेबल के ऊपर चीज़ें रख के बैठा हुआ है। तो सब अमेरिका का एक अखबार कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं हो रहे। असल में जंग के अंदर सूरत हाल बदलती रहती है, आधा घंटा पहले एक खबर है, आधा घंटे बाद दूसरी खबर है। तो आप ये कहेंगे देखें जी सुबह तो अखबार ये कह रहा था, शाम को ये कह रहा था, यहाँ पे सूरत हाल बदलती रहती है। मैच की तरह मैच हो रहा होता है, उसके अंदर एक खिलाड़ी आउट हो गया, सूरत हाल बदल गई, दूसरा खिलाड़ी टिक गया वहां पे, सूरत हाल बदल गई, तीसरे ने जाके छक्का लगा दिया, वो एक सूरत हाल और चेंज हो गई। अब चौथे खिलाड़ी आया, उसने 2 विकेटें ले ली, सूरत हाल बदल गई। तो बिल्कुल मैच की तरह ना जंग के अंदर भी सूरत हाल हर लम्हा तब्दील होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अखबार ने पहले क्या कहा था और बाद में क्या कह रहा है। बताइएगा, एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, दोनों बड़े अखबार और नहीं, दोनों की स्टोरीज ठीक है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक चैनल को इंटरव्यू दिया उसने और उसने कहा है कि मुज़ाकरात के अंदर ठोस पेशरफ्त हुई तो ज़रूरत तो सूरत हाल बदल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। जेडी वैंस ने भी कहा है, जेडी वैंस ने उसने कहा कि जंगबंदी के लिए फौजी मकासद पूरे हो चुके हैं, आज ईरान से जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है ईरान का जवाब कोई है, इन्होंने कुछ उससे कहा हुआ है, उससे जवाब देना है, कोई ना कोई फेस सेविंग जो है इन्होंने मांगी हुई है उससे, और वो फेस सेविंग जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ईरान दुनिया को माशी तकलीफ देना चाहता है, अमेरिका ज्यादा तकलीफ देने की सलाहियत रखता है। ठीक है यार, अमेरिका सुपर पावर बड़ी कौम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये छोटी कौम जो है ना उसने साबित कर दिया है कि छोटा भी अगर मुल्क होगा या कमजोर मुल्क भी होगा या उसके ऊपर पाबंदियां भी होंगी तो खड़ा हो सकता है। वो खड़ा हो जाए तो बड़ा जो मुल्क है उसको भागने में ज्यादा देर नहीं लगती। अच्छा चौसा, वैसे इसमें एक और चीज भी जो जेडी वैंस से आगे इसीलिए किया गया कि आपको याद है ट्रम्प से उसका झगड़ा भी हुआ था, नेतन्याहू से, सॉरी शैतानयाहू से इसका झगड़ा भी हुआ था, और इसी वजह से ये मेरा ख्याल फोकस भी करके बैठा और यही जंग खत्म भी करवाना चाहता है, किसी ने थोड़ा कंट्रोल भी किया। ये कुशनर भी खत्म करवाना चाहता है। वो विटकॉफ जो है ना वो बड़ा समझदार आदमी है और उसने भी बड़ा अच्छा तहम्मुल के साथ, देखे ना अभी तक उसने कोई बुली नहीं की किसी जगह पे भी, वो समझदार आदमी है। तो यहाँ खबीस फिर सिर्फ एक ही है जो नेतन्याहू जाहिर है उसी की गेम है सारी। वो एक हिरन था ना, हिरन एक स्टोरी है, एक हिरन था, वो पानी पी रहा था, शेर आया, शेर ने उसके ऊपर हमला किया, हिरन स्पीड से दौड़ा। अब हिरन आगे आगे दौड़ रहा है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है, बड़ी स्पीड है दोनों की, बहुत स्पीड, बहुत ज्यादा। अब जो शेर होता है उसकी स्पीड दुनिया में, या चीता और शेर 2 जानवर ऐसे जिनकी स्पीड तमाम जानवरों से ज्यादा होती है। किसी और कोई जानवर चीते की ज्यादा है, चीते आप कह सकते हैं ना, वो चीता है या फिर शेर है, दोनों है। आप लो जी, आप इस तरह करो, जो स्पीड है ना, आप शेर की जगह चीता कर लो यार, अगर आप इससे ज्यादा तसल्ली होती है तो हम इस तरह कर लेते हैं, स्टोरी दोबारा रिवर्स करते हैं। एक हिरन थी, वो पानी पी रही थी और ऊपर से चीते ने हमला कर दिया। अब चीता जो ना उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, चीता जो ना उसके पीछे दौड़ी जा रहा है, हिरन उसके पीछे दौड़ रही है। सामने एक दरिया आ गया तो हिरन ने छलांग लगाई और दरिया के पार, चीता पहुंचा वहां पे, रुक गया। ठीक है, रुक गया। अब हिरन दूसरी साइड पे, तो चीते ने यहां से उसे पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम दरिया पार कर गई, आखिर क्या हुआ, कहां से ताकत आई?
تو اس نے کہا جناب ہم دونوں دوڑ رہے تھے, میں جان بچانے کے لیے دوڑ رہی, تم کھانے کے لیے دوڑ رہے تھے. ہاں, تم جان لینے کے لیے دوڑ رہے تھے, میں کھانے کے لیے. میں تمہارے لیے صرف ایک لنچ ہوں, ٹھیک ہے, تم صرف اپنے کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک جانور کے پیچھے دوڑ رہے ہیں صرف بھوک مٹانے کے لیے, اور میں اپنی جان بچانے کے لیے. بالکل صحیح. جان بچانے والا جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ایران ایک ایسا ہی ملک ثابت ہوا ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ اس نے نہ دریا کی پرواہ کی ہے, نہ اس نے کسی میزائل کی پرواہ کی ہے, نہ اس نے جہازوں کی پرواہ کی ہے, وہ کھڑا ہوا. تو جب یہ سروائیول کی جنگ ہوتی ہے نا جی, انسان کے اندر بڑی انرجی آ جاتی ہے, اور وہ قوم بھی بڑی اچھی ہو. تو ایران جو ہے نا ایز اے نیشن اس نے بڑا سا, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میرا شروع سے ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ جنگ جیت چکے ہیں, ضد چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, پیچھے ہٹیں, بچائیں اپنے آپ کو. یہ جنگلی بھینسا ہے, کھل گیا, اب اس کے پاؤں کے نیچے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بجائے اس کے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, پوری دنیا آپ کی اس وقت تعریف کر رہی ہے, کل کو اگر فرض کریں کہ جو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا صبح کے وقت, تو لوگ آپ کو مظلوم سمجھیں گے, لوگ آپ پہ ترس کھائیں گے, لوگ کہیں گے یار بڑے بیوقوف تھے, سب کچھ تو مل گیا تھا, جیتا وہ میچ انہوں نے, کیوں ہار گئے یہ, آپ میچ جیت گئے, گھر چلے جائیں یار, آپ کہتے نہیں ہم دوبارہ کھیلیں گے. اچھا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کرے گا حملہ؟ یہ جھوٹ بھی تو بہت بولتا ہے. نہیں, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں, یہ اس چیز پہ نہ جائیں گے, پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی مارل سٹینڈنگ نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ کرتے, یہ عین وقت پہ ہو سکتا ہے, کبھی کہے گا 8 ہے, چلے اگلے دن کا 8 بھی دیتے. اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو جس شخص کا پتہ کوئی نہ ہو, انپریڈکٹیبل, اس سے بچ کے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک غصیلا آدمی ہوتا ہے نا, غصے والا, اس سے بچ کے رہنا چاہیے, کیونکہ اسے آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بارے میں پرڈکشن ناممکن ہے. اچھا, کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آتی. بس ہو سکتا ہے وہ معاہدہ کر لے کہ معاہدہ ہو گیا, آدھے گھنٹے بعد کہے کہ نہیں جی اس معاہدے کو میں مانتے نہیں, چلو کیا کر لیں گے اس کا. یہی تو ایران کا مسئلہ ہے نا کہ اس پہ اعتبار ہی نہیں کر سک رہا. یہ ہے, لیکن پھر بھی اگین وہ کہے کہ ابھی دیکھیں نا جو اس نے جنگ جیتی, اس کا جی ٹھیک ہے جی آئے میرے ساتھ بیٹھے ادھر, کیا فرق پڑتا ہے یار, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بس ایک ٹرسٹ فیکٹر ہے, کوئی بات نہیں, دنیا پھینڈے لگائے گی نا, جوتے مارے گی اس کو, یار تو کیا کر رہا ہے, ابھی تو پوری دنیا کو جوتے مار رہا ہے. اچھا دوسرا اس نے کہا جی ایران جو ہے نا دنیا کو معاشی تکلیف دینا چاہتا ہے, اور امریکہ زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایرانی مذاکرات نہ پہلے تیز تھے, ایرانی نہ پہلے مذاکرات تیز کیے, اور نہ ہی اب وہ ہیں, یعنی جو مذاکرات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اندازہ ہے کہ, اور ساتھ ہی اس نے کہا جی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر درمیان کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. پاکستان میسج آتا ہے, پاکستان جو ہے عباس اراغچی کو پہنچاتا ہے, عباس اراغچی وغیرہ جو ایرانی ہیں وہ میرا خیال لکھ کے پیغام بھیجتے ہیں. وہ کنونشنل سسٹم جو تھا نا اس پہ چلے گئے, وہ پرانا سسٹم تاکہ ٹریک نہ ہو سکے, اور پھر وہاں پہ سب لوگوں تک میسج پہنچانا, پھر سب لوگوں کی رائے اکٹھی کرنا, مختلف جگہوں پہ ہوں گے سارے, اور وہ اکٹھا کر کے پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا, پھر پاکستان بھیجنا, پاکستان سے پھر امریکہ جانا, ویری ڈیفیکلٹ ہے. یا تو کوئی ہو نا جو نیا سسٹم ہوتا ہے, پراپر کمیونیکیشن سسٹم ہو, وہ آپ نے سارے جیم کیے ہوئے ہیں, یا اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو پتہ چل جائے گا, وہ تو بم آتے ہیں. تو اس ٹائپ کا ان کو اندازہ ہے. میرا خیال ہے خط و کتابت کے ذریعے کرتے ہوں گے, اور کنونشنل وے جو ہے, پرانا اولڈ فیشن کنونشنل وے جو اس کے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ جو لیٹسٹ کنونشنل سسٹم ہے نا, جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے, اس کے اوپر وہ رلائی نہیں کر رہے ہیں. تو امریکنس بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن جو بڑی اطلاع تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان 12 بجے تک اس نے ایفرٹ کرنی تھی, 12 بجے کے بعد پاکستان نے پیچھے ہٹ جانا تھا, اور دونوں کہنا تھا ٹھیک ہے یار تسی جانو تھوڑا کم جانے, کیونکہ پاکستان بھی تھک گیا ہو یار. ویسے ایک کو مناتے ہیں دوسرا ہو جاتا ہے, دوسرے مناتے ہیں اس طرح ناراضگی ہو جاتی. آخر ظاہر ہے نروز ہوتے ہیں نا, پاکستان کتنے دنوں سے لگا, دوڑ کے پاگل ہو گئے سر, اور تو کسی نے ایفرٹ بھی نہیں کی. اس سے پتہ لگا ہوگا آپ کو کہ دنیا کتنی ظالم ہے. ٹھیک ہے جناب. ساتھ ساتھ جناب وائٹ ہاؤس سے ایک خبر آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین, اس نے کہا ہے کہ جناب ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر غور نہیں کر رہے. تو یہ تردید آ گئی ہے ان کی, کیونکہ پوری دنیا نے کہا کہ یہ جو کل ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا, اس سے آگے تو بم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وائٹ ہاؤس نے تردید کر دی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے, لیکن ان کی باتوں پہ نہیں آ رہے. ہاں یہ کچھ بھی کر سکتے, بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں اب جی نیکسٹ ٹاپک پہ. آپ ایران کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ایران نے پاکستان کو کچھ اپنے راز بتائے ہیں, اور ان سے شیئر کیا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں اور کیوں جیت رہے ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں. یہ بھی ایک اخبار میں ہی چھپا ہے ویسٹرن, اور اس کے علاوہ انہوں نے صاف کہا ہے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی دھمکی بھی دی ہے انہوں نے پورے خطے کو. تو یہ پوری سٹوری جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اب دیکھیں ایران کی طرف سے مختلف موقف آ رہے ہیں. ایک موقف تو یہ انہوں نے کہا جی ایران دباؤ میں نہیں آئے گا, اور آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم بات مان جائیں, لیکن دباؤ کے ذریعے یا دوست دھاندلی کے ذریعے آپ کریں گے تو ہماری طرف سے انکار ہے. تو اس درمیان میں ایک ونڈو کھولی ہے ایران نے بھی. اس نے کہا جی بات کرنی ہے تو بڑے پیار سے بات کریں ہمارے ساتھ, پھر ہم بات کر سکتے
सकते हैं, वैसे अगर दबाव में लाना चाहते हैं या हमारे ऊपर वेट रखना चाहते हैं तो फिर हम नहीं मानेंगे। दूसरा, उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी है, जो बहुत सारे अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि मुअत्तल हो गया मुज़ाकरात, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी है, और जब तक अमेरिका दबाव डालता रहेगा और ये कहता रहेगा कि आप हथियार डालें पहले, तो फिर हम इनकार करते रहेंगे। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप दबाव डालना बंद करें ताकि मामला जो है ना सेटलमेंट की तरफ जाएं। फिर साथ उन्होंने ये बताया कि पीर को हमने कतर के जरिए एक पैगाम दिया था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा, हम यहाँ पे मिडल ईस्ट को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे किसी का पावर प्लांट नहीं बचेगा। ठीक है, वो जो है ना वो उसका राहत अंदोरी था ना, राहत अंदोरी, उसने कहा कि अगर एक हमारा घर जलेगा तो सबके जलेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी है। तो साथ उन्होंने कहा जी हमारा मकान थोड़ी है इधर, अगर सिर्फ पावर प्लांट हमारे हैं तो इनके भी तो है ना जी, ये कौन सा पन बिजली पे चल रहे हैं सर। तो उसमें उन्होंने कहा जी कतर के जरिए इसलिए मैसेज दिया कि वो सारे अरब स्टेट्स को दे दे, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और साथ उसने कहा सऊदी अरब समेत, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब का नाम भी लिया। इससे पहले सऊदी अरब को स्पेयर करते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबुल मंदब जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये जो आपने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। नासिर साहब हमारे एक दोस्त हैं, मदीना मुनव्वरा में, वो हमारे पर्सनल सेशन लेते होते हैं, बल्कि एक बार अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने पिछले दिनों बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया जी कि आपने एक गलत फिक्र दे दिया है कि 18% आयल जो है वो इस साइड से बाबुल मंदब की तरफ से नहीं आता, ये 20% इसी साइड से आपनाए हुरमस की तरफ आता है, बस वहाँ से कम तेल आता है, और अब अल्टरनेट रूट उन्होंने बनाया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा आयल नहीं है रेड सी की तरफ से। अलबत्ता जो मेन ट्रेड रूट है दुनिया का, सबसे बड़ा जो मेन ट्रेड रूट है वो वही है, यानी अगर आपने ट्रेड को रोकना है तो बस आप बाबुल मंदब के ऊपर बैठ जाएं आप, तो सारी ट्रेड रुक जाएगी दुनिया की। 12% ट्रेड जो है नाइट स्वीज जो है वहाँ से रोक, वहाँ हुसीज बैठे हुए, हाँ वो होतीस बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो ज़ाहिर है ये बाबुल मंदब जो है ना उसके ऊपर भी ईरान, तो ईरान कह रहा है कि हम उधर से भी बंद करेंगे। ये आपको गलत फहमी है कि सिर्फ तेल की ट्रेड बंद होगी, एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी बंद होगा आपका। अच्छा, साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान को मुतला किया है कि हमारे पास 15,000 मिसाइल है, यानी मिसाइल इस्तेमाल होने के बावजूद अभी भी हमारे पास 15,000 मिसाइल जो पड़े हुए हैं, ये बाकी हैं। और साथ उन्होंने कहा जी हमारे पास 45,000 ड्रोन्स हैं, और ये आपकी गलत फहमी है कि हमारे पास ड्रोन खत्म हो गया। ऐसा लगता है ईरान ने ना पूरी जिंदगी काम सिर्फ यही किया है, ड्रोन्स बनाए और मिसाइल बनाए, और किसी को पता नहीं चलने दिया उसने। तो उसने कहा जी दूसरा ये है कि उसने कहा कि ये हम आपको बता रहे हैं, और साथ ब्लूमबर्ग का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि उन्होंने सफारती राब्ता मुनक़ता होने से कबल पाकिस्तान को बताया ताकि आप दुनिया को बता दें। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये भी कहना है कि दादुशुमार में हो सकता मुबालगा हो, लेकिन ईरान का मौका बढ़ा सकता है, लेकिन ये स्टोरी सुबह की है, ये ज़हन में रखें, अभी शाम को सूरत तब्दील हो गई हुई है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना बाकी ये है कि ईरानी जो मिसाइल हैं इस वक्त वो इसराइली हदूद में दाखिल हो रहे हैं, और प्रॉपर जो है इस वक्त धड़ाधड़ वो चल रहे हैं, और ये उधर से ईरान ने जो है ना इसराइल के ऊपर जो मामलात हैं वो करता चला जा रहा है, हमला करता चला जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरें भी हमारे पास आ रही हैं क्योंकि लाइव है। वज़ीर शहबाज शरीफ का ट्वीट है, उसने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। अब ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी हमारी कोशिशें जारी हैं, मैं सदर ट्रंप से 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त करता हूँ, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये, और ईरान से दरख्वास्त करता हूँ कि 2 हफ्तों के लिए आप नए हुरमस को खोल दें। मुझे लगता है कि ये हो रहा है, ये डील होगी, ये हो रही है, ये बात खुशखबरी आपको खुशखबरी देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें कर रहा हूँ, हमारी कोशिशें जारी हैं। और उन्होंने कहा सदर ट्रंप से 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की है, और ईरान से दरख्वास्त करता हूँ कि 2 हफ्तों के लिए आप नए हुरमस को खोल दें। मुझे लगता है कि ये डील हो गई है, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट निकाल, मुझे लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे दोनों कहेंगे ये हो गया, बस ये आप समझें कि ये ऑलमोस्ट हो गया। अगर ना हुआ होता तो प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट नहीं करनी थी, इसी हमारे वीलॉग के अंदर ये क्योंकि इसका जवाब ना आने का मतलब ये है, ये तो फिर वो एक चीज दूसरी साइड पे चले जाएगी, जवाब ही नहीं दिया, इसका मतलब पहले जवाब कंफर्म थे तभी ट्वीट किया। मेरा ख्याल है दोनों जो फ्री कहने इसके ऊपर राजी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जी अगर 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ गई है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा ख्याल है ऑप्शन है, और ये खुशखबरी है। चौधरी साहब एक चीज मुझे बताइएगा, मेरा ख्याल मुज़ाकरात वाला टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बात ही खुल गई है। हाँ, अब बस मुझे ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान ने जो रोल अदा कर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है और सऊदी अरब अंडर अटैक आता है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। पाकिस्तान सेकंड ऑप्शन लेगा ही नहीं, और ये ईरान को बताया हुआ पाकिस्तान ने शुरू में कि जब अगर हमारी टाई होगी तो हमें सऊदी अरब के पास जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा उनके पास दिफाई मुआहिदा है, और लेकिन ये पाकिस्तान ने बताया कि हमने सिर्फ दिफा करना है सऊदी अरब का, हमने अटैक नहीं करना।
हमारा अटैक का मुआहदा नहीं है, हमारा दिफा का मुआहदा है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर हमने वहाँ उनके शहरों का कंट्रोल संभाल लिया और आपने उस शहर के ऊपर हमला किया तो फिर आपकी हमारे साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आपसे मेहरबानी ये है आपकी कि आप हमें वहाँ ना जाने दें, पहले से मामला सेटल कर लें। और दूसरा ये है कि अगर हम वहाँ चले जाएं तो फिर आप हम पे हमला ना कीजिएगा, क्योंकि फिर हम आपसे लड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। और ईरान ने एग्री किया हुआ ये, एग्री किया, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, आज एक यूएन के अंदर बहुत बड़ी करारदाद वहाँ पे पेश हुई बहरीन की तरफ से। पहले ये रुकी हुई थी, फ्रीज हुई थी, और ये फ्रीज भी पाकिस्तान ने करवाई थी। ये मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ। पहले जब तक ये आई थी तो उस वक्त क्योंकि इसके अंदर ये था कि बाई फोर्स आपने हुर्मस को खोला जाए, तो पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद आज बहरीन ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाई फोर्स निकाल दिया है कि आपने हुर्मस जो है सबकी मिन्नतें करें कि वो खोलें। और उसके फ़ौरन बाद जो है इसके अंदर आज एक बड़ी पेशरफ्ती हुई कि रशिया और चाइना दोनों ने वीटो कर दिया, वीटो कर दिया। और ये जो है ना, आप समझें कि कहते हैं बोझे बेची खत्म होगी जेब के अंदर ही ये करारदाद जो है ना फेल होगी। तो 11 वोट इसके हक में आए थे, और उसके बाद पाकिस्तान और कोलंबिया दोनों मुल्क जो थे उसमें शरीक नहीं हुए थे, और जो बाकी रशिया और चाइना जो है उसने वीटो कर दिया था। तो ये ताज़ा सूरत हाल है। अगला जो वी लॉग होगा उसके अंदर जो रात को जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, और ईरान मुसलमान मुल्क है, हम उसको अपना भाई समझते हैं, वो हमारा भाई समझता है अपने आप को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ईरान के लोगों के लिए दुआ करके सोएं, बल्कि जितनी देर उठ के आप सजदा कर सकें और ईरान के लोगों के लिए दुआ कर सकें, ये आपका अपने ऊपर भी एहसान होगा, क्योंकि हम सब भाई हैं, और एक दूसरे भाई को तकलीफ़ हो रही हो तो हम आराम से सो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। सिर्फ आखिर में जाते हुए इतना कहना चाहता हूँ जी कि मुझे अगर किसी शख्स से इस वक्त शदीद नफरत हो रही है ना, तो वो सैटन या हुआ है, शैतान या हुआ है, या नेतन या हुआ है, आप उसे कुछ भी बोलें, और दूसरे नंबर पे ट्रंप, ये दोनों दरिंदे हैं, और आप देख लेंगे इसी दुनिया में इनका अंजाम क्या होता है, ये नजर आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।